के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान लगातार जारी है। इस बीच 20 से अधिक देशों के 31 राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल अपने आधिकारिक दौरे के दौरान इजरायली सेना की गोलीबारी की चपेट में आ गया। इसको लेकर इजराइल को कई देशों की निंदा का सामना करना पड़ा। वहीं वॉशिंगटन में यहूदी म्यूजियम के पास इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या के बाद भी तनाव बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। गाजा में हमास के समूल को खत्म करने को लेकर शुरू की गई इजरायली कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है, लेकिन आतंक के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई ने गाजा में मानवीय संकट को भी जन्म दे दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच नेतन्याहू पर संघर्ष विराम का दबाव बढ़ गया। हालांकि संघर्ष विराम को लेकर इजरायली पीएम अभी भी अपनी पुरानी 3 शर्तों पर कायम है, जिसमें सभी इजरायली बंधकों की रिहाई और हमास का आत्मसमर्पण शामिल है। नेतन्याहू की तीसरी शर्त है कि गाजा से हमास पूरी तरह बाहर हो जाए और सारा क्षेत्र हथियार रहित हो। नेतन्याहू ने कहा कि जो लोग गाजा से बाहर निकलना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाएगा। संघर्ष विराम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना को खारिज करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि जो लोग इजरायल से युद्ध खत्म करने की मांग कर रहे हैं, वास्तव में वे चाहते हैं कि गाजा पर हमास का शासन जारी रहे। बहरहाल गाजा में मानवीय स्थिति का जायजा लेने के लिए 20 से अधिक देशों के 31 राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल अपने आधिकारिक दौरे के दौरान उस वक्त इजरायली सेना की गोलाबारी की चपेट में आ गया जब आईडीएफ हमास के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे रहा था। घटना की जांच करते हुए आईडीएफ ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने तय रास्ते से शिविर का दौरा नहीं किया और ऐसे इलाके में चला गया जहाँ उन्हें जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए सैनिकों ने उन्हें दूर रखने के लिए चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं। हालांकि आईडीएफ ने जांच के बाद प्रतिनिधिमंडल से संपर्क स्थापित कर घटना पर खेद जताया। उधर प्रतिनिधिमंडल के रूप में दौरे में शामिल सऊदी अरब ने घटना की कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब ने सुरक्षा परिषद से फिलिस्तीनी क्षेत्र में आम नागरिकों, राजनयिक मिशनों और राहत संगठनों की मदद के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है, ताकि गाजा में दयनीय होती मानवीय स्थिति को संभाला जा सके। इस बीच वॉशिंगटन में यहूदी म्यूजियम के पास इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या के बाद तनाव और बढ़ता दिखाई दे रहा है। पुलिस के मुताबिक हमला में शामिल संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्ध पकड़े जाने के बाद फिलिस्तीन की आजादी से जुड़े नारे लगा रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने घटना को यहूदी विरोधी भावनाओं पर आधारित करार दिया, जिसे नफरत और कट्टरपंथ फैलाने के मकसद से अंजाम दिया गया। उधर इजरायली पीएम ने भी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आतंक के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ आलोक बंसल जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि इजराइल के ऊपर, चाहे हम ब्रिटेन की बात करें, कनाडा की बात करें, फ्रांस की बात करें, उनका कहीं ना कहीं एक दबाव पड़ रहा है इस संघर्ष को रोकने के लिए। जो खाड़ी के देश हैं वो तो पहले से ही दबाव डालते रहे हैं, और आज जो घटनाक्रम हुआ है उसमें वहाँ पर जो कई सारे राजनयिक वहाँ पर पहुँचे हुए थे वेस्ट बैंक में, उनके ऊपर इजरायली सेना ने गोलीबारी की है। वहीं वॉशिंगटन में हमने देखा कि वहाँ पर इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। क्या कुछ कहेंगे आप, किस ओर ये मामला जा रहा है? देखिए, ये संघर्ष जो है ज्यादा गहराता जा रहा है। कुछ समय पूर्व जब सीज फायर हुई थी तो ऐसा लगा था कि राष्ट्रपति ट्रंप के शासन में आने से पहले एक सीज फायर हो गई है, जिसके अंतर्गत शांति बहाल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद से स्थितियां बदलती चली गई हैं। पहले राउंड के होस्टेज एक्सचेंज भी हो गए, पर उसके बाद कुछ ऐसी गतिविधियां हुई कि जो इजराइल ने जो मांग करनी शुरू की, जो दूसरे राउंड की जो वार्ता थी वो शायद आगे बढ़ी नहीं, और उसके बाद अब इजराइल ने पुनः हमला शुरू कर दिया है और वो पूरे गाजा से हमास का खात्मा चाहता है। और इसी बीच जो है मानवीय आधार पे एक बड़ी संख्या में गाजा की जो जनसंख्या है वो खाद्य और अन्य रसद से मरहूम है, और इसलिए जो है वैश्विक समुदाय जो है इजराइल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि मानवीय जो आधार पर सहायता जानी चाहिए वो किसी तरीके से पहुंचे। और ये जो 20
राजनयिकों का जो दस्ता था जो कि गाजा और पश्चिम वेस्ट बैंक में जा रहा था स्थिति का जायजा लेने, उनके ऊपर जो हमला हुआ उससे स्थिति और थोड़ा गंभीर हो गई है, क्योंकि अब धीरे धीरे सभी पश्चिमी राष्ट्र जो हैं इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी एक दो बार कुछ ऐसी वक्तव्य दिए हैं। हालांकि अभी भी अमेरिका जो है इजराइल के साथ पूरी तरह से जुटा हुआ है। साथ ही साथ जिस तरीके की घटना आज वॉशिंगटन डीसी में हुई, जहां एक इजरायली राजनयिक और उसकी मंगेतर दोनों की हत्या कर दी गई, ये दर्शाता है कि तनाव जो है बढ़ता ही चला जा रहा है और इसको कम करने की जो आसार थे और जो अपेक्षाएं थी राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद, वो अभी पूरी नहीं हो पा रही। आलोक जी, कहीं ना कहीं ये जो संघर्ष है इसकी शुरुआत हमास की ओर से की गई थी, लेकिन उसके बाद जब इजराइल ने वहाँ पर सैन्य अभियान चलाया तो कई सारी वहाँ पर मौत हुई हैं, कई हमास के आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन साथ ही साथ आम नागरिकों को भी वहाँ पर काफ़ी नुकसान हो रहा है। और हमने देखा कि एक थोड़ा सा बदलाव ये आया है कि जो पश्चिमी देश थे उनमें से अधिकतर देश, चाहे हम कनाडा की बात करें, फ्रांस की, यूके की बात करें, वो कहीं ना कहीं अब इजराइल के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। लेकिन क्या ये दबाव तब तक काम आएगा जब तक कि अमेरिका कुछ ना बोले? देखिए, जब तक अमेरिका इजराइल की पूरी तरह से साथ है, ये दबाव मेरे ख्याल से इफेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें पश्चिम देश जो है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में जो भी प्रस्ताव लाएंगे वो बिना अमेरिका की सहमति के आगे बढ़ेगा नहीं। और साथ ही साथ जब तक अमेरिका दबाव नहीं बनाएगा तब तक हम इसमें कोई फर्क नहीं देखेंगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन अब क्या है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो एक युद्ध विराम चाहते थे, उनकी असली मंशा क्या है, अभी इसकी तरफ लोगों का ध्यान है। क्या होता है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कई बार वहां पे एक रिवियरा बनाने की बात करते हैं, कभी गाजा के कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, तो कई ऐसी चीजें हैं जो हो सकती हैं। लेकिन जब तक अमेरिका में जनमत पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कोई समाधान का रास्ता निकलेगा। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि अमेरिका ने ये स्वीकार किया है कि वो सीधे तौर पर हमास से बातचीत कर रहा है। ऐसी खबरें आई हैं और अमेरिका की ओर से ये स्वीकार किया गया है, हमास की ओर से भी स्वीकार किया गया है। और हाल में हमने देखा था कि कतार में हमास और इजराइल के बीच में बातचीत भी हुई थी। क्या कारण है कि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है? देखिए, अमेरिका इस वक्त कई राष्ट्रों से बात कर रहा है, ईरान से भी बात कर रहा है, और उन्होंने सीरिया में भी जाके, आपने देखा, जुलानी से बातचीत की, जो जिसको पहले आतंकवादी घोषित किया हुआ था उन्होंने, और अब तो हुथी से भी बात की है और साथ ही साथ हमास से भी बात कर रहा है। तो राष्ट्रपति ट्रंप ये चाहेंगे कि वो कहीं ना कहीं दुनिया को ये दिखा सकें कि हाँ, उन्होंने शांति स्थापित की। जिस तरीके से श्रेय उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में लिया, उसी तरीके का श्रेय वो इजराइल और हमास के बीच में भी लेना चाहेंगे, हुतियों यमन की समस्या का भी लेना चाहेंगे, क्योंकि वो रूस और यूक्रेन का युद्ध, जिसे वो रुकवाने के लिए जिसका उन्होंने संकल्प लिया था चुनाव के दौरान, उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि दुनिया को दिखाएं कि वो कहीं ना कहीं युद्ध विराम कराने में सफल हो रहे हैं और वो एक बहुत बड़े शांति दूत हैं। शायद उनकी इच्छा है कि उनको भी एक नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, जो वो पहले भी ठीक है। ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।